सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। चैप्टर 11 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का ये सेशन। तो आज हम चैप्टर 12 मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबीआई रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उस पर नज़र बनाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मनी फ्लोज इन द बैंकिंग सिस्टम, रिजर्व रेशियो कौन कौन से होते हैं, CRR, SLR, पॉलिसी रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, MSF, बैंक रेट, OMO पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, फंड बेस्ड सपोर्ट, नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट। और इसमें नॉन फेज बेस्ड सपोर्ट में दो पार्ट्स आते हैं, परफॉर्मेंस गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। ये जो पूरा सेशन होने वाला है बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे बिल्कुल एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरव्यू वाले सेक्शन जब आता है उसमें भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, PDF में वहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। बिना टाइम वेस्ट करे बढ़िया तरीके से सुनो। और देखो, नोट्स बनाना या चीज़ ना करना से ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो, बढ़िया से समझो, ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बोलना और बढ़िया तरीके से वहाँ समझा देंगे। स्टार्ट करते हैं। मनी फ्लोज इन द बैंकिंग सिस्टम। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 has been amended by the Finance Act 2016 to provide for a statutory and institutionalized framework for a monetary policy committee for maintaining price stability while keeping in mind the objective of the growth. इसका ये मतलब है कि RBI एक्ट 1934 को फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू बदल गया था ताकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बन सके। MPC का फुल फॉर्म दोस्तों यही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम प्राइस स्टेबिलिटी, महंगाई को कंट्रोल करना और साथ ही देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखना होता है। व्हेन इनकम इज रिलीज्ड बाय द RBI into the economy, it goes into circulation through transaction. The government may pay the people it employs, but goods and services give subsidies and so on. इसका मतलब है जब RBI इकोनॉमी में पैसा रिलीज करता है तो वो अलग अलग ट्रांजेक्शन के थ्रू मार्केट में घूमना शुरू कर देते हैं और गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, गुड एंड सर्विसेज खरीदती है और सब्सिडीज देती है। इस तरह पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। लास्ट में बात करेंगे, part of this money is kept by the recipients and the rest goes back into bank accounts. The government servant who receives a salary keeps a fraction of it at home and puts the rest in its bank account to earn some interest. देखो, जो लोगों के पास पैसा मिलता है उसमें से कुछ पैसे वो अपने पास कैश के रूप में रखते हैं और बाकी पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं ताकि उन्हें उस पर इंटरेस्ट भी मिले। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी का कुछ हिस्सा घर में रखते हैं और बाकी बैंक में जमा कर देते हैं। ओके, कुछ पर्सनल डिटेल्स भी निकलते आ रही है दोस्तों, ठीक है। इसको देख लो, बड़े से एक बार रीड कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। रिजर्व रेशियो पढ़ेंगे। रिजर्व रेशियो के आपको दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे, CRR और SLR, दोनों के बारे में पढ़ाते हैं। रिजर्व रेशियो ये रहा, CRR देखने को मिलेगा और एक SLR देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। CRR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा नहीं है बट मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और साथ में SLR का भी फुल फॉर्म, अच्छा अभी आगे लिख देंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ऑल बैंक्स हैव टू मेंटेन अ मिनिमम CRR ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज टोटल डिपॉजिट विद RBI एज कैश। इसका ये मतलब है सभी बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक मिनिमम हिस्सा कैश के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है। इसी को CRR कहते हैं। इट कैन बी रिटेन इन द RBI करेंसी चेस्ट। ये कैश RBI के करेंसी चेस्ट में रखा जाता है। Earning ceiling limits of 3 to 20% have been removed and RBI has no ceiling in prescribing this limit. इसका ये मतलब है कि पहले CRR की लिमिट 3% से 20% के बीच होती थी, लेकिन अब ये लिमिट हटा दी गई। अब RBI अपनी ज़रूरत के हिसाब से CRR जो होता है वो डिसाइड करता है। दिस एज पर सेक्शन 42(1) ऑफ द RBI एक्ट 1934, अमेंडमेंट थ्रू RBI अमेंडमेंट एक्ट 2006। देखो, CRR का प्रोविजन RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 42(1) में दिया गया है। इसमें 2006 में अमेंडमेंट भी किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। Scheduled banks are required to maintain a certain percentage of NDTL in cash form with a special amount with RBI अकाउंट है ना, अकाउंट विद RBI। देखो, सभी शेड्यूल बैंक्स को अपना NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज कैश के रूप में RBI के स्पेशल अमाउंट में रखना होता है फॉर सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री, फॉर नो फ्लोर एंड नो सीलिंग रेट। करेंट CRR कितना चला है? 3.75%। देखो, उसको समझाता हूँ मैं।
सबसे पहले जो CRR का मेन पर्पस है वो है देश में मॉनेटरी स्टेबिलिटी और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। अब CRR के लिए कोई मिनिमम फ्लोर और मैक्सिमम सीलिंग लिमिट नहीं होती है, और अभी करंट CRR कितना चल रहा है 3.75%। ठीक है, अब बात करते हैं SLR का। तो SLR का फुल फॉर्म दोस्तों होता है स्टैच्यूरी, STATU, स्टैच्यूचरी बोलते हैं, सॉरी प्रोनाउंस इतना बेहतरीन नहीं हो पाता कभी कभी इनका। लिक्विडिटी, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, याद रखना ये आपका CRR का था, ठीक है, और ये आपका SLR का था। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ऑल बैंक्स हैव टू मेंटेन अ पोर्शन ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट विद RBI ईदर एज कैश और गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। देखो सभी बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा कैश गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में रखना पड़ता है, इसे SLR कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। दिस इज पर सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दिस वाज अमेंडेड थ्रू द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2007। SLR का प्रोविजन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 में दिया गया है। इसमें 2007 में अमेंडमेंट किया गया था। नो फ्लोर रेट बट द सीलिंग इज 40%। देखो SLR में कोई फ्लोर रेट नहीं है, बल्कि मैक्सिमम सीलिंग 40% तक होती है। टू बी मेंटेन इन कैश गोल्ड एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। SLR को कैश गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। टू होल्ड अ सर्टेन % ऑफ NDTL इन द अबव फॉर्म इज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। करंट SLR 18%। देखो बैंक्स को अपने NDTL को एक सर्टेन परसेंटेज RBI के रूल्स के हिसाब से कैश गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना होता है। और अभी करंट SLR कितना चल रहा है दोस्तों 18%। रिजर्व रेशो का 3.75%। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिसी रेट के बारे में। पॉलिसी रेट क्या होती है, बहुत बार सुना होगा पॉलिसी रेट, आज इसको समझते हैं। पॉलिसी रेट में ना आपको देखो 4 टर्म देखने को मिलेंगे। पहला होगा रेपो रेट, फिर होगा रिवर्स रेपो रेट, फिर होगा आपका MSF और लास्ट होगा बैंक रेट। इसके 4 टर्म से चारों के चारों अपन बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं रेपो रेट से दोस्तों। व्हेन बैंक्स सेल सिक्योरिटी, बैंक प्रॉमिस टू बाय बैक द सेम सिक्योरिटी फ्रॉम RBI एट द प्री डिटरमाइंड डेट विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ रेपो। देखो इसका मतलब है कि बैंक्स RBI को अपनी सिक्योरिटीज बेचती है और ये प्रॉमिस करता है कि एक फिक्स डेट पर इंटरेस्ट के साथ उन्हीं सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेंगे। इस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट इज अ रीपर्चेस एग्रीमेंट। व्हेन RBI रिड्यूस द रेपो रेट द बैंक्स कैन बोरो मोर एट अ लोअर कॉस्ट। इसका ये मतलब है रेपो रेट एक रीपर्चेस एग्रीमेंट होता है। जब RBI रेपो रेट कम करता है तो बैंक्स कम इंटरेस्ट पर RBI से ज़्यादा लोन ले सकता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन इज ₹5 करोड़। रेपो के थ्रू मिनिमम 5 करोड़ का लोन लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं। रेपो रेट इज शॉर्ट टर्म लैंडिंग 1 to 90 डेज। रेपो रेट के थ्रू शॉर्ट टर्म 1 से 90 दिन के लिए लोन दिया जाता है। करंट रेपो रेट कितना है 5.5%। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। इन केस RBI बोरोस मनी फ्रॉम बैंक एंड द इंटरेस्ट पेड बाय RBI टू बैंक्स ऑन सच बोरोइंग इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। इट इज अपोजिट ऑफ द रेपो रेट। बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। जब RBI बैंक से पैसा बोरो करता है तो RBI बैंक्स को जो इंटरेस्ट देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये रेपो रेट का अपोजिट होता है। ठीक है, रेपो रेट में हमने जो पढ़ा उसी का ये अपोजिट है। एन इंक्रीज इन द रेट कैन कॉज द बैंक्स टू ट्रांसफर मोर फंड्स टू RBI ड्यू टू देयर अट्रैक्टिव। तो इसका ये मतलब निकलता है अट्रैक्टिव। आगे भी पढ़ा देता हूँ। इंटरेस्ट रेट्स hence RBI uses the way to draw out excess money from the banks. Current repo rate 3.85% है। देखो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है तो बैंक्स अपना ज़्यादा पैसा RBI के पास रखना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। इस तरह RBI मार्केट से एक्स्ट्रा मनी को बाहर निकाल लेता है। और करंट रिवर्स रेपो रेट कितना है दोस्तों 3.35%। ठीक है, आगे बात करते हैं। 4 पॉइंट बताए थे ना मैंने। अब बात करेंगे MSF, उसके बाद बात करेंगे लास्ट बैंक रेट के बारे में। MSF पढ़ते हैं। MSF क्या होता है? तो सबसे पहले MSF का फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। MSF का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल, M एस स्टैंड फॉर स्टैंडिंग, और लास्ट में आपका आता है F से फैसिलिटी। ठीक है, ये याद रखना, LITY। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। The minimum amount which can be accessed through MSF is ₹1 crore and can be multiples of ₹1 crore। देखो इसका मतलब है कि MSF के थ्रू मिनिमम 1 करोड़ का लोन लिया जा सकता है और उसके बाद 1 करोड़ के मल्टीपल्स में लोन मिलता है।
While under repo, all members banks are eligible to borrow. MSF provides for an overnight borrowing facility from RBI. रेपो रेट में सभी एलिजिबल बैंक्स लोन ले सकते हैं, लेकिन एमएसएफ आरबीआई की ओवरनाइट लोन फैसिलिटी है, यानी बैंक सिर्फ एक दिन के लिए आरबीआई से लोन लेता है. नो एडिशनल सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड विद द सिक्योरिटीज प्रोवाइडेड फॉर एसएलआर. द सिक्योरिटीज कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एसएलआर. इसका ये मतलब है कि हाँ, एमएसएफ में अलग से कोई एडिशनल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है. बैंक अपनी एसएलआर सिक्योरिटीज का यूज करके ही लोन ले सकते हैं. ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर एलिजिबल. करंट एमएसएफ 5.75%. सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही एमएसएफ फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं. और करंट एमएसएफ रेट कितना है दोस्तों? 5.75%. अब बात करते हैं बैंक रेट की. लास्ट टाइम में ये हमारा पॉलिसी रेट का. द बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट. एक मिनट रुकना जरा, है ना. ओके, मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ा बहुत कम लिखवाया क्या, कि नीचे तरफ लिखा है मैंने. नहीं, फिर इतना ही होगा ये. ठीक है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं. देखो, बैंक रेट के बारे में कुछ चीज़ समझाता हूँ मैं, तुम उसको ध्यान से समझना. ओके, द बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक lends money to domestic banks. Such loans are given out either by direct lending or by rediscontinuing buying back the bills of commercial banks. देखो, इसका क्या मतलब है. बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को लोन, लॉन्ग टर्म ना लोन देता है. ये लोन डायरेक्ट लेंडिंग या कमर्शियल बैंक्स और ट्रेजरी बिल्स को रीडिस्काउंट करके दिया जाता है. ठीक है, तो ये था आपका बैंक रेट. आगे बात करते हैं. अब हम आ गए फोर्थ पे. और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तीन टर्म एक साथ है, जिसमें आपको ओएमओ के बारे में लिखा हुआ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में. कलर चेंज कर लेते हैं. ओके, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ेंगे, फिर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स, फिर क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स पढ़ेंगे. तीनों के तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों. तो पहले बात करते हैं ओपन मार्केटिंग ऑपरेशंस के बारे में. ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन मीन्स, देखो, ओएमओ का मतलब होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदता है या फिर बेचता है ताकि मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके. आरबीआई इज परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी. जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदता है तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाता है. आरबीआई सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू सक लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम. इसका ये मतलब है कि जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचता है तो मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा वापस निकल जाता है और लिक्विडिटी कम हो जाती है. ठीक है, आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स के बारे में. पॉलिसी रेट्स में क्या क्या है? रेपो रेट और रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट दोनों पढ़ चुके हैं. पॉलिसी रेट्स के थ्रू आरबीआई लोन और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ये बात याद रखना. रिजर्व रेशो में सीएलआर और एसएलआर के थ्रू आरबीआई डिसाइड करता है कि बैंक्स को कितना पैसा रिजर्व रखना है और कितना लोन देना है. ये दो भी हम पढ़ चुके हैं. ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ अभी ऊपर पढ़ा था, वही लिखा हुआ है यहाँ पे. ओएमओ के थ्रू आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के को खरीदकर या बेचकर मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है. ठीक है, अब यहाँ पर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स लिखा है दोस्तों, ये बढ़िया था. ये तो पूरा पढ़ के ही रखे थे अपन, तो रिवीजन भी हो गया. मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट बड़ा या घटाकर लोन के अमाउंट को कंट्रोल करता है. रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है आरबीआई डिसाइड करता है कि किस सेक्टर को कितना लोन देना है. रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट का मतलब होता है कि आरबीआई कस्टमर लोन जैसे व्हीकल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन को रूल्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है. उसके बाद आता है मोरल सुएशन. इसका ये मतलब होता है कि आरबीआई बैंक्स को एडवाइस, रिक्वेस्ट या परसुएशन के थ्रू समझता है कि उन्हें किस तरह लैंडिंग करनी चाहिए. उसके बाद डायरेक्ट एक्शन आता है. अगर कोई बैंक आरबीआई के रूल्स फॉलो नहीं करता तो आरबीआई उसके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन ले सकता है. आरबीआई गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं. आरबीआई टाइम टू टाइम गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन इशू करता है जिन्हें सभी बैंक्स को फॉलो करना होता है. ठीक है, चलो कंप्लीट है यहाँ से. डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों. बस क्लास खत्म ही होने वाली, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रही है. डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, पहले पूरा टर्म समझते हैं यहाँ तक.
if the government has more than a 50%, 51% stake in a company or organization, then it is known as the government sector enterprise. If the government has a 75% stake in a company and would like to sell 24% in it, the process of selling 24% of the stake is known as disinvestment. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है गवर्नमेंट किसी कंपनी में अगर 51% से ज़्यादा शेयर रखती है तो गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज कहलाता है. अगर गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी में 75% शेयर हैं और वो उसमें से 24% शेयर बेच देती है तो इस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं. ठीक है, आगे बात करते हैं. द डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वॉज सेट अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट इन 1999 एंड वॉज लेटर रिनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन 2001. इसका ये मतलब है कि 1999 डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को एक अलग डिपार्टमेंट के रूप में बनाया गया था. बाद में 2001 में इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया था. उसके बाद से सिंस 2004 द डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. देखो 2004 से डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम कर रहा है. द डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वॉज रिनेम्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट इन 2016. 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कर दिया गया था. ठीक है, तो इसको प्रॉपर देखो फिर आगे बात करते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. अब देखो डिसइन्वेस्टमेंट हमने पढ़ लिया है. अब आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद प्राइवेटाइजेशन आएगा. प्राइवेटाइजेशन और फंड बेस्ड सपोर्ट आएगा. ये दोनों चीज़ें पढ़ लेते हैं. सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट करते हैं दोस्तों. प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर और इंडस्ट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्राइवेट ओनरशिप. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग 100% ऑफ ओनरशिप टू प्राइवेट एंटाइटीज. देखो इसका मतलब है कि जब गवर्नमेंट किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की 100% ओनरशिप प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट पर्सन को दे देती है, इसी प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं. ठीक है, आगे बात करते हैं फंड बेस्ड सपोर्ट में, जिसमें व्हीकल लोन, एग्रीकल्चर लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिटर, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट आते हैं. देखो व्हीकल लोन एक एक करके समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से इसमें सिर्फ सुनना. ठीक है, व्हीकल लोन में बैंक कस्टमर को कार, बाइक या कमर्शियल व्हीकल खरीदने के लिए सीधा पैसा देता है. एग्रीकल्चर लोन में क्या होता है, बैंक किसानों को खेती और एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम के लिए फंड प्रोवाइड करता है. पर्सनल लोन में बैंक कस्टमर को पर्सनल नीड जैसे मेडिसिन, एजुकेशन, मैरिज, ट्रैवल एक्सेट्रा के लिए सीधा पैसा देता है. लास्ट में आता है हमारा क्रेडिटर, फोर्थ पे आता है क्रेडिटर. क्रेडिटर वो व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन होता है जो लोन या पैसा देता है और जिसे बोरोवर को पैसा वापस करना होता है. इसके बाद आता है आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट. सॉरी दोस्तों, फ़ोन आ गया था. अब शायद मुझे याद नहीं मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया, बट मेरे ख्याल से कैश क्रेडिट अकाउंट तक पढ़ा दिया हो, या चलो क्रेडिटर तक तो मैंने पढ़ा दिया था. उसके आगे का मैं पढ़ा देता हूँ. अब ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट में बैंक कस्टमर को अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा पैसे विड्रॉल करने की फैसिलिटी देता है एक फिक्स लिमिट के अंदर. कैश क्रेडिट अकाउंट क्या होता है दोस्तों, कैश क्रेडिट अकाउंट में बैंक बिजनेसेस या बोरोवर को कैपिटल वर्किंग के लिए क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करता है, जिसमें बोरोवर ज़रूरत के हिसाब से पैसा यूज़ कर पाता है. ठीक है, तो ये था पूरा फंड बेस्ड सपोर्ट के बारे में. अब शायद लास्ट है हमारा, लास्ट पे हम आ चुके हैं. यस, हम लास्ट पे अब जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट. इसके दो पार्ट्स होंगे, एक होगा बैंक गारंटी और परफॉर्मेंस गारंटी कहते हैं इसको. दूसरा होता है लेटर ऑफ क्रेडिट. काट ही दिया मैंने, बहुत बढ़िया. ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट. तो स्टार्ट करते हैं पहले बैंक गारंटी और परफॉर्मेंस गारंटी से. ओके, तो दोस्तों सबसे पहले इट इज़ इफ अ वी टेक कंपनी फेल्स टू कंप्लीट द रोड प्रोजेक्ट गवर्नमेंट डेट विल बी अ मनी फ्रॉम SBI थ्रू बैंक गारंटी. देखो इसका ये मतलब है, अगर वी टेक कंपनी रोड प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाती, वी टेक कंपनी सपोज मान के चलना, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को नुकसान की भरपाई SBI बैंक गारंटी के थ्रू करेगा, यानी बैंक पेमेंट की गारंटी देता है. ठीक है, आगे बात करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट. इफ द बायर वी टेक कंपनी फेल टू पे बैक आफ्टर गेटिंग द गुड्स देन XXX कैन गेट पेड थ्रू अ लेटर ऑफ क्रेडिट. इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि वी टेक कंपनी गुड्स लेने के बाद सेलर को पेमेंट नहीं करती तो सेलर XXX को पेमेंट बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू मिल जाता है, यानी बैंक पेमेंट की गारंटी देता है. ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर. इसमें जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताना, मैं वापस से उसको क्लियर कर दूंगा सिर्फ आपके लिए. बाकी ठीक है, आज का चैप्टर हमारा 12th यहीं पर कंप्लीट होता है. और
अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, अगर आपको पसंद लगता है तो आप ये चीज़ करना, और जो भी चीज़ अगर लगती है कि छूटी हुई है उसको भी बता देना, आगे कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है बेसल नॉर्म्स कंप्लीट करेंगे। और बाकी ठीक है, उस चैप्टर में हम लाइक बेसल 1 बेसल 2 बेसल 3 टर्म्स रहते हैं सारे, उसको हम बड़े तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिर मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखो। शिवम तिवारी साइनिंग ऑफ।